नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मुख्य परीक्षाएं आपको देनी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मुख्य परीक्षा आपको देना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं, मेन एग्जाम देते हैं, तो उसमें एक पेपर है इस मुख्य परीक्षा में जिसका नाम है निबंध। अंग्रेजी में इसको एस्से कहते हैं, हिंदी में निबंध। निबंध सिलेबस में क्यों रखा गया? इतना जीएस पढ़ाया गया, इतना आपका हिंदी आपसे पूछा गया, जीएस के इतने सारे पेपर लिए गए, ऑप्शनल भी आपसे पूछ लिया गया, प्रीलिम्स आपने पास किया, बाद में निबंध क्यों रखा गया? निबंध की जब बात आती है तो सबसे पहला विचार आपके मन में आता है कि आखिर ये लिखाया क्यों जाता है, सिलेबस में इसको क्यों रखा गया। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि निबंध जो है वो एक तो गद्य की विधा है। इसमें हम जो लिखते हैं वो गद्य में लिखते हैं, प्रोज राइटिंग, गद्य रचना है ये। और दूसरी चीज ये है, जो सबसे विशेष बात इसकी है, कि इसके अंदर पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। पाठक पर प्रभाव इसका पड़ता है, पाठक को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो जीएस में क्या आपने लिखा था तो वहां पे नहीं थी। वहां पे इसलिए नहीं थी कि वहां पर जिस टॉपिक का आंसर आप लिख रहे हैं वो टॉपिक का आंसर लगभग सबका एक होगा, लेकिन निबंध हर एक व्यक्ति से आप लिखाएंगे, सबका निबंध अलग अलग होता है। यहां पर ये इसलिए चेंज होता है क्योंकि यहां पर आपको किसी भी विषय पर बस इतना ध्यान रखना है कि क्रमबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से, कोई भी विषय आपको दिया गया, क्रमबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से, स्पष्ट तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि प्रभावशाली तरीके से आपको अपनी बात रखनी होती है। और यही जो प्रभावशाली तरीका होता है यही पाठक पर प्रभाव डालता है, पाठक को वशीभूत कर लेता है। लेखक किसी भी विषय पर जब अपने विचार इस तरीके से प्रस्तुत करता है तो पाठक को प्रभावित करने की क्षमता इसमें होती है, अपने विचारों की ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। हिंदी में कई विद्वान हुए जिन्होंने निबंध को परिभाषित किया। उनकी परिभाषा हम देखेंगे तो निबंध के बारे में और अच्छी समझ आपको मिल जाएगी। एक विद्वान हुए हिंदी में, जो हिंदी वाले लोग होंगे वो जानते होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि निबंध ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचार इस प्रकार प्रकट करता है कि वे अपने अनुभवों, अध्ययनों, चिंतन और मानों पर आधारित होते हैं। यानी कि शुक्ल जी कहते हैं कि निबंध केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि निबंध क्या है? लेखक के अनुभव और चिंतन की अभिव्यक्ति है। अनुभव व चिंतन की अभिव्यक्ति है। और लेखक के अगर अनुभव और चिंतन है अच्छे से किसी के सामने प्रस्तुत किए जाएं तो क्या होगा? पाठक उसमें रम जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को कलात्मक ढंग से रखता है। लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को कलात्मक ढंग से रखता है, डॉक्टर नागेंद्र ये कहते हैं। यहां पर क्या है? कलात्मक ढंग महत्वपूर्ण है। यानी कि निबंध केवल जानकारी नहीं है, निबंध में एक सौंदर्य होता है, निबंध में एक शैली होती है। ये महज जानकारी नहीं होती, महज सूचना नहीं होती। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि निबंध गद्य की एक ऐसी रचना है जो अपने भावों और विचारों को मुक्त रूप से प्रस्तुत करती है। यहां पर जो भाव है और जो विचार है
इनको मुक्त तौर पर क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण इनका किया जाता है, मुक्त तौर पर इनको प्रस्तुत किया जाता है। यानी यहां पर भी केवल सूचना नहीं है, मुक्त अभिव्यक्ति पर इन्होंने जोर दिया। और जहां पर मुक्त अभिव्यक्ति आती है, मुक्त अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि बंधन नहीं है, और बंधन रहित कोई जो विधा है उसी को हम निबंध कहते हैं। तो आप कहेंगे बंधन नहीं है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिखने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी विषय पर कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखने का यहां पे यह अर्थ है कि उस विषय पर आप उस विषय से संबंधित कुछ भी लिख सकते हैं। आपसे अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में निबंध पूछा गया है तो वहां पर आप दर्शन नहीं लिखेंगे। अगर आपसे कोई साहित्यिक विधा पर निबंध पूछा गया है तो वहां पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं बताएंगे। और अगर आपसे महिला सशक्तिकरण पे पूछा गया है तो वहां पर आप कोई एग्रीकल्चर की समस्याएं नहीं बताएंगे। लेकिन जिस विषय पर पूछा गया है वहां पर आप बंधन रहित लिख सकते हैं। इसीलिए निबंध सबका अलग अलग होता है। आप लिखेंगे तो अलग होगा, आप लिखेंगे तो अलग होगा, ये लिखेंगे तो अलग होगा, वो लिखेंगे तो अलग होगा। और इस तरीके से सबका अलग अलग लिखने का तरीका और सबको मार्क्स मिलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की माने तो वो कहते हैं कि तर्क, भावना, भाषा शैली, ये तीन प्रमुख स्तंभ हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि तर्क, एक बात ये बोलते हैं तर्क, दूसरी बात कहते हैं भावना, और तीसरी बात कहते हैं भाषा शैली। इन तीनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जब आप निबंध लिखें तो इन तीनों स्तंभों को ध्यान में रखें कि वो तार्किक हो, जो बात आप कहें उसको तर्क के द्वारा पुष्ट करें, जो बात आप कहें वो भावनात्मक तौर पर आप पुष्ट करें, यानी कि क्या आपने आप आज तक सीखा है, क्या आपने सोचा है, और जो आप लिखें वो भाषा शैली आपकी अच्छी हो। और अगर हम मैथिली शरण गुप्त जी की बात माने तो वो कहते हैं कि निबंध शिक्षाप्रद होना चाहिए, निबंध प्रभावशाली होना चाहिए। तो यानी कि जब आप निबंध लिखें तो एक मैसेज हो उसमें, एक शिक्षाप्रद निबंध हो, एक प्रभाव हो उसमें, जिसके प्रभाव में पाठक आ जाए। और यहां सबसे बड़ी बात है कि जो पाठक है वो कौन है, वो है एग्जामिनर, और ये आपको देगा मार्क्स। और ये आपको जब मार्क्स देगा उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए इसको प्रभावित करना बहुत जरूरी है, और उस प्रभाव को आप अपने तर्क के द्वारा, अपनी भावनात्मक क्षमता के द्वारा और भाषा शैली के द्वारा बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। एक बात तो तय हो गई कि जो निबंध है वो व्यक्तिगत विचारों, अनुभवों, तर्कों, भावनाओं, ज्ञान आदि को शुद्ध, सरल और क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करने की एक विधा है। तो क्यों लिखा जाता है निबंध? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसे? निबंध का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा जाता है? तो इसलिए लिखा जाता है कि हम पाठक को विषय के बारे में जानकारी दे सकें। क्यों लिखा जाता है? कि हम पाठक को महज जानकारी न दें, हम प्रभावित कर सकें। और महज हम प्रभावित हम ना करें, उस पर हम चिंतन मनन कर सकें। प्रभावित करने के तो और भी तरीके होते हैं, चिंतन मनन कर सकें। और क्या चेक किया जाता है कि अभिव्यक्ति क्या है आपकी, अभिव्यक्ति क्षमता कितनी है आप में। और क्या चेक किया जाता है, आपकी भाषा शैली क्या है। और यहां पे ये कदापि अर्थ मत लीजिएगा कि भाषा शैली का मतलब है बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। वहां पे आपको बोल के तो किसी को सुनाना नहीं है, लेक्चर तो देना नहीं है, वहां पे लिख के आना है। अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी विषय के बारे में जानकारी देना है, किसी को प्रभावित करना है, उस पर चिंतन मनन करना है, भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे से अभिव्यक्ति करनी है, भाई लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि जिस निबंध का आप चुनाव करें उसमें आप ये काम कर पाए।
तो आपके निबंध में सेक्शंस बटे होते हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 1, जैसे भी निबंध आपको लिखना है। तो अगर 3 निबंध आपको लिखने हैं, 3 सेक्शंस बटे हैं, तो तीनों सेक्शंस में 2-2, 3-3 टॉपिक दिए हैं। तो 3 टॉपिक में से एक का जो आप चुनाव करें, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है विषय का चुनाव। तो उसी विषय का चुनाव करें जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जिसमें आप चिंतन मनन कर सकें, जिसमें आप अभिव्यक्ति अच्छे से कर सकें। भाषा तो सारे निबंध की लगभग एक जैसी होगी, बस विषयवार उसमें कुछ शब्दों का चयन परिवर्तित होता रहेगा। कारण उसका यह है कि किसी विषय की भाषा उस विषय से निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। आप जब कोई पर्यावरणीय निबंध लिख रहे होंगे तो वहां पर पर्यावरण से संबंधित शब्दों का चयन करना पड़ेगा, और साहित्यिक लिख रहे होंगे तो साहित्य से संबंधित शब्दों का चयन करना पड़ेगा। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो आप उसी विषय को चुने, विषय का चुनाव उसी से संबंधित हो जहां पर इतनी चीजें आपको आती हो। अब आपने विषय चुन लिया, तो विषय चुनने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इतनी चीजें आपको एक ही निबंध में करनी है और प्रभाव छोड़ देना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पाठक को प्रभावित कर लेना है, और यहां पे पाठक है एग्जामिनर, वो नंबरों की बौछार कर दे। तो कैसे? तो इस विषय के चुनाव करने के बाद में जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाना, उस निबंध की संरचना बना लेना, उस निबंध की के प्रारूप को निश्चित कर लेना कि हमको इसमें कहां कहां, कब कब, कौन कौन सी बातें लिखनी है। इतना तो सबको पता है कि कोई भी जो निबंध होता है उसको हम मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। ये आपका निबंध है, कोई भी विषय है, तो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है प्रस्तावना, जिसको आप कहते हैं इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है मुख्य भाग, जिसको आप अंग्रेजी में बोल देते हैं बॉडी पैराग्राफ। और तीसरी चीज होती है अंत में उपसंहार, जिसको आप निष्कर्ष भी बोलते हैं, अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं कंक्लूजन। 3 भाग में कोई भी निबंध आप बांटकर लिखते हैं। निबंध में रेशियो जो होना चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कहां पर कितना लिखना है। तो सबसे मुख्य होता है बॉडी पैराग्राफ। आप कह सकते हैं ये निबंध का सबसे विस्तृत भाग, और निबंध के सबसे विस्तृत भाग होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण भाग इस लिहाज से होता है कि मुख्य बातें आप यहीं पर लिखते हैं। जितना आपको तर्क देना है, जितना आपको पक्ष विपक्ष में कोई बात करनी है, जितनी भी बातें आपको करनी है, जितने भी आपको उदाहरण देने हैं, जितनी भी आपको घटनाओं के बारे में कुछ जिक्र करना है, घटनाओं का जिक्र करना है, सब कुछ यहीं पर होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से लेखक की जो आप लिख रहे हैं, आप ही लेखक हैं, तो सोच और समझ, लेखक का चिंतन मनन, लेखक के अध्ययन का स्तर, ये इसी भाग से स्पष्ट होता है। तो आप कहेंगे कि तो ये दोनों भाग ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना कि जिस दुकान को बाहर से देखने में आपको लालच महसूस होती है, अंदर जाके आप वहां पे जरूर खरीदारी करते हैं। तो दुकान का सामने का हिस्सा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरंभिक भाग प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में क्या किया जाता है? परिचय दिया जाता है। परिचय यहां किस बात का? कि हम आगे क्या लिखने जा रहे हैं। यहां पर आकर्षण होना चाहिए, यहां पर रोचकता होनी चाहिए, यहां पर एक खिंचाव होना चाहिए, जैसे भी आप समझ सकें। यहां पे एक प्रभावशाली शुरुआत होनी चाहिए। ये बहुत प्रभावशाली होना चाहिए प्रस्तावना। आप इसमें दिखा दीजिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, और फिर जब यहां आइए तो उन्हीं को आप विस्तृत करिए, तर्क दीजिए, पक्ष विपक्ष, उदाहरण, घटनाएं, जितनी भी चीजें हैं, किसी भी चीज को आपको बताना है, फिर उसको काटना है। और अंतिम भाग जो होता है किसी भी निबंध का, ये अंतिम भाग है। तो कहते हैं विदाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुकानदार से आपने सामान खरीद लिया
और फिर से तभी आप वहां जाएंगे जब दुकानदार का अंतिम व्यवहार बहुत अच्छा होगा। चलते समय उसने आपसे नमस्कार किया, चलते समय आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया। ये सार है। तो सार, अब अंतिम समय आप ये नहीं चाहेंगे कि आप सौदेबाजी करने, मतलब वो खरीदारी करने के बाद में अब वहां पे बैठ के बातचीत करें बहुत देर तक, ऐसा आप चाहते नहीं है, क्योंकि अब आपको लेट हो रही है। तो ये बड़ा संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए, ये सकारात्मक होना चाहिए, ये प्रेरक होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो जब भी आप कोई निबंध लिखने चले, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको विषय का चुनाव करना है और उसके बाद में स्ट्रक्चर बना लेना है किसी भी विषय से संबंधित। और स्ट्रक्चर बनाते समय आपने विषय रखा और विषय पर प्रस्तावना में क्या लिखना है, मुख्य भाग में क्या लिखना है, उपसंहार में क्या लिखना है, ये आपने पूरा डिजाइन कर लिया, आपने तैयार कर लिया। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का निबंध आपने चुना है, और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको लिखना कैसे है। मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आप पहला बताइए कि एक निबंध होता है जो वर्णनात्मक होता है, दूसरा निबंध होता है जो विचारात्मक होता है, तीसरा निबंध होता है जो व्याख्यात्मक होता है, होता है कि नहीं होता है? एक निबंध होता है जो तथ्यात्मक होता है। आपके यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन में निबंध है वो ये वाला है, विचारात्मक निबंध। ये सब बच्चों से पूछा जाता है। गाय हमारी माता है, ताजमहल विश्व का अजूबा है ना, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ये सब निबंध। लेकिन जब कंपटीशन में आते हैं तो यहां पर क्या होता है, किसी सामाजिक, राजनैतिक, किसी आर्थिक, किसी नैतिक विषय पर आपको लेख लिखना होता है। जैसे महिला सशक्तिकरण, विचार करना है। जैसे बेरोजगारी, जैसे गरीबी, ये सब समस्याएं है ना। तो आपको दे दिया गया कि बेरोजगारी एक समस्या। आख्यात्मक या व्याख्यात्मक का अर्थ होता है कि आप किसी चीज की व्याख्या करें। आपको दे दिया गया मेरा स्कूल में पहला दिन, मेरी पहली हवाई यात्रा, है ना, मेरी पहली पर्वतीय यात्रा, और आपने जो भी घटनाएं आपके साथ हुई थी, जो भी आपके अनुभव थे, उनको साझा कर दिया। उसको वर्णित करते आप चले गए। उसमें आपने और कुछ, बहुत कुछ नहीं जोड़ा, वैसे बस जो भी हुआ था वैसे करते चले गए। और जो तथ्यात्मक होता है ये भी आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आपसे पूछा जाता है, कैसे निबंध पूछे जाते हैं, जैसे आपसे निबंध पर्यावरण प्रदूषण पे पूछा जाता है। तो यहां पर विचार तो कुछ आपको करना है, लेकिन विचार से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण है। आपसे जल संरक्षण पे निबंध पूछा जाता है, आपसे व्यापार पर निबंध पूछ लिया जाता है, दो देशों के बीच। आपसे किसी वैज्ञानिक परिदृश्य पर निबंध पूछा जाता है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, है ना, सोलर मिशन के बारे में कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा। जितने भी साइंटिफिक आपके टॉपिक होंगे, जितने एग्रीकल्चरल टॉपिक होंगे, तो मुख्यतः वो तथ्यात्मक होंगे। विचारों का समावेशन तो आपको करना ही है, कंपटीशन लेवल पर तो आपको विचारों का समावेशन करना ही है। किसी भी विषय पर जब आप निबंध लिख रहे हैं, किसी भी विषय पर, विचारात्मक में आपसे ऐसे भी निबंध पूछे जाएंगे, आपको नैतिक विषय दे दिया जाएगा, कोई भी नैतिक विषय आपको दे दिया जाएगा, और उससे एथिकल डायलेमा में आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसा निर्णय लेंगे। तो किसी भी विषय पर जब भी आप निबंध लिख रहे हैं, ये तो एक प्रकार हुआ
कोई भी विषय आप लिख रहे हैं तो दो तीन चीजें तो बड़ी स्पष्ट हैं। उसमें से पहली बात यह है कि आपकी उस विषय की गहराई कितनी है, उस विषय पर आप कितने गहराई से सोच सकते हैं। क्योंकि एक गुड ऐसे, एक अच्छा निबंध वो निबंध होता है जिसमें विषय की गहराई हो। आप सतही ना लिखें। आपकी भाषा जो है वो बहुत कठिन ना हो, भाषा सरल हो, लेकिन सरल होने के साथ एक चीज है कि ये प्रभावशाली हो। सरल होने के साथ एक चीज है कि ग्रामर का ध्यान रखना है कि नहीं, तो त्रुटिहीन हो। क्या हो? त्रुटिहीन हो। यहां पर कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, त्रुटि रहित हो। और जो भी चीजें आप लिखें वो तार्किक हो। जो आप कह रहे हैं उसको तर्क के द्वारा आप सिद्ध कर दे रहे हैं। जो भी चीजें आप लिखें वो अनावश्यक प्रलाप कुछ उसमें ना करें, अनावश्यक बातों से बचें। तार्किक बात अब तभी कर पाएंगे जब अनावश्यक नहीं लिखेंगे। अनावश्यक बातें नहीं। बात समझ में आ रही है? और सबसे बड़ी बात है कि मौलिक लेखन आपको करना है। जो बातें आप लिखें वो अपनी बातें लिखें, दूसरों की बातों को कॉपी ना करें। तो आप कहेंगे कि नहीं, आप बता रहे हैं कि आपको तथ्य भी देने हैं, दूसरे लोग ही तो तथ्य देते हैं, तभी तो हम रिसर्च हम तो करने जाएंगे नहीं। वो मौलिक बातें ही हैं, आप अपने शब्दों में लिखें उसको। आप रिसर्च करने नहीं जाएंगे, डेटा कलेक्शन का काम एनएसओ करेगा। साइंटिफिक कोई भी डेटा आप ले रहे हैं तो वो वही इसरो के साइट पे जो दिया होगा उसको आपको लेना है। महिला सशक्तिकरण पे आप लिख रहे हैं, बेरोजगारी पे आप लिख रहे हैं, अशिक्षा पे आप लिख रहे हैं, तो आप जनसंख्या और नगरीकरण से आंकड़े लेंगे। आप वहां पे नहीं जाएंगे रिसर्च करने। लेकिन मौलिक का मतलब है कि अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। मूल रूप से आपकी भाषा वो होनी चाहिए, तथ्य आप कहीं से ले सकते हैं। बात समझ में आई? और जब आप सोचने लगते हैं, विश्लेषण करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी भाषा का भी विकास होता है। निबंध आप लिखने बैठते हैं तो शुरुआत में आप एक शब्द भी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप सोचने लगते हैं, विश्लेषण करने लगते हैं, भाषा आपकी विकसित होने लगती है, तब आंसर राइटिंग आपको आने लगती है। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वो मोबाइल फोन के लाभ है हानि है उस पर लिखना हो, चाहे आपके जीवन में घटित कोई घटना हो सामान्य तौर पर उस पर लिखने कह दिया जाए, चाहे वो विदेश नीति पर लिखने कह दिया जाए, चाहे वो भारत पाकिस्तान के संबंधों पर लिखने कह दिया जाए, आप किसी भी विषय पर तो अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन जब आप शुरू से लिखते नहीं है तो बड़ी समस्या होती है, आपकी मौलिक भाषा नहीं होती। ऐसा आपको करना है। तो सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि चुनाव, उसी विषय का चुनाव जिस पे आप अच्छे से सोच सके, गहराई हो, आपके पास जानकारी हो उसके बारे में, उस पर तर्क वितर्क कर सके। और चुनाव के बाद में दूसरा हमने कहा कि उसकी संरचना आपको बना लेनी है। अब आ गई बात निबंध लिखने की। तो लिखने में फिर अब कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। वो कहां से आएगा? कंटेंट कहां से आएगा? और एक चीज जानिएगा ये कि निबंध एक दिन दो दिन लिखने से नहीं, स्टेप बाय स्टेप इसमें सुधार होता है। आपने सब कुछ अच्छा लिखा लेकिन भाषा आपकी सही नहीं है, या पढ़ने में नहीं आ रही है, ऐसी लेखनी है आपकी, वर्तनी दोष उसमें बहुत है। आप लिख रहे हैं अच्छा लेकिन बहुत गलतियां कर दे रहे हैं, व्याकरणिक त्रुटियां कर दे रहे हैं। कहाँ है लगाना है, कहाँ है लगाना है, नहीं जान पा रहे हैं। जो शब्द लिख रहे हैं उसमें व्याकरणिक दोष है, त्रुटियां हैं, वर्तनी दोष है। तो थोड़ा सा व्याकरणिक त्रुटियां ना हो इसके लिए आप जैसे संधि पढ़ते हैं, आप समास पढ़ते हैं, आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, आप विलोम पढ़ते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं, इससे आपका वोकैब रिच होता है। और उन्हीं शब्दों का आपको यहाँ पे प्रयोग करना होता है, उन्हीं शब्दों को आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। पढ़े कहाँ से, कंटेंट कहाँ से आएगा, विचार कहाँ से आएंगे? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये विचार आपको मिलेंगे। कुछ तो आप अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ निबंध आप पढ़ सकते हैं कि कैसे लिखा, तो इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप रामचंद्र शुक्ल जी के, महादेवी वर्मा जी के, रामविलास शर्मा जी के, प्रेमचंद जी के, डॉक्टर नगेंद्र जी के निबंध आप पढ़ें। वो तो आपके पास नहीं है समय। लेकिन सप्ताह में दो तीन निबंध आप लिख सकते हैं, सप्ताह में कम से कम दो निबंध आप लिख सकते हैं, है ना? पर्यावरण पे लिख डालिए, शिक्षा पे लिख डालिए, बेरोजगारी पे लिख डालिए,
नारी सशक्तिकरण पे लिख डालिए, मीडिया पे लिख डालिए, दो देशों के बीच में संबंधों पे लिख डालिए। कहां से? न्यूज़पेपर। कहां से? मैगजीन। कहां से आप इसको करेंगे? कोई भी आपके पास लेख कहीं से आपको मिला, वहां से। मासिक पत्रिकाएं बहुत सारी, मैगजीन्स आती हैं। आपको कहीं वेबसाइट पे आप सर्च करिए, नेट पे सर्च करिए, इंटरनेट पे, वहां पर कोई आर्टिकल मिला और वो निबंध नहीं है लेकिन उसके बारे में आर्टिकल है, तो उसको अपनी भाषा में आप लिखने की कोशिश करिए। आप किसी व्यक्ति के, किसी जिसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है, उसके एक आध निबंध पढ़ के देखिए। वेबसाइट पे बहुत सारे निबंध पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लिखते हैं उनके निबंध। आप लिखना चाहते हैं, लिख के आप हमको भेजिए। कहीं पर उसको रेगुलर चेक कराना भी जरूरी है कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं। मूल्यांकन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लिख तो रहे हैं, तो इसके लिए, कंटेंट के लिए आपको न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स निकलते हैं, उन आर्टिकल्स को मैगजीन्स में, योजना में, कुरुक्षेत्र में हर बार एक थीम होती है, उस पर आप विचार करिए। साहित्यिक निबंध में सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाषा और विचार काफी आपके अच्छे हों। उनको आप रेगुलर जब लिखेंगे तभी आएगा। समसामयिक विषयों पर जरूरी है कि आप कितनी पकड़ रखते हैं, कितना अपडेट रहते हैं। बात समझ में? ये काम आपको करने हैं, तो आपको एक बेहतरीन निबंध लिखना आ जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए उस पर आप निबंध लिख पाएंगे अगर ये काम आप कर लेते हैं। लेकिन कभी भी लिखना चलें तो सबसे पहले चुनाव बहुत अच्छा करें और आउटलाइन जो बनाए, संरचना जो आप बना रहे हैं, स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे से बना लें। और इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ी बात है कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखें तो वहां पर थोड़ी सी झलक दे दें कि आप आगे करने क्या जा रहे हैं। आप कोट्स का प्रयोग करें, कोट्स का प्रयोग करें। आप अच्छे अच्छे महापुरुषों के, गांधी जी के, स्वामी विवेकानंद जी के, डॉक्टर कलाम के कोट्स बहुत सारे तैयार रखें विषय से संबंधित। युवाओं के बारे में, आज का युवा समाज का भविष्य है। युवाओं के जो विचार हैं, आदतें हैं, कार्य हैं, व्यवस्था है, वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसे शुरुआत करें। कोशिश करें कि अपनी बात से शुरुआत करें, कोट्स एक दो लाइन की बाद लिखें। कोशिश करें अपनी बात से शुरुआत करें। फिर आप अगले में एपिसोड में आपको बताऊंगा कि शुरुआत कैसे करें निबंध की, तो मैं आपको और अच्छे से उसमें बताऊंगा। आंकड़े कहां डालें? बॉडी पैराग्राफ में डालेंगे। कैसे लिखें, कैसे, भाई शब्द का पालन करना भी, जितना लिमिट दी हुई है, सीमाएं जो दी हैं, वो भी जरूरी है ना। और भाषा शैली को कैसे आकर्षित बनाएं, कैसे आकर्षित करने वाली भाषा हो, आकर्षण कैसे उसमें आए, ये भी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और मैं आपको निश्चित तौर पर यह बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ काम कर लेते हैं, व्याकरण अपना सही कर लेते हैं, भाषा सही कर लेते हैं, कुछ मॉडल निबंध पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर से आप जुड़े रहते हैं, कुछ साहित्यिक निबंध आप पढ़ लेते हैं जिससे आपकी भाषा और विचारों की गहराई थोड़ी अच्छी हो जाए, और नियमित अभ्यास करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि शुरुआत कैसे करें, कैसे करें। किसी विषय, कोई भी विषय आपको दिया हो तो उस पे निबंध की शुरुआत, बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखें और अंत में क्या लिखें। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्लास थी, आप इसको देखिए और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं तो और बातें आपसे करते हैं। बाकी आपको अगर निबंध बहुत अच्छे से करना है तो हम हमारे गाइडेंस में भी आप कर सकते हैं, निबंध लिख के चेक करा सकते हैं। निबंध इंपॉर्टेंट टॉपिक पर तैयार हम करके आपको देते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।